जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद पहली बार 4G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। हालांकि अभी ये 4G सेवा जम्मू के उधमपुर और कश्मीर के गांदरबल में शुरू की गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल 2 जिलों में 4G सेवा रहेगी और बाकी सभी जिलों में 2G सर्विस ही जारी रहेगी। 7 सितंबर तक दोनों जिलों में 4G स्पीड की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा कि 4G सेवा को दूसरे जिलों में भी शुरू किया जाएगा या नहीं। फिलहाल 2 जिलों के लोग 4G सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। हमें बहुत खुशी मिल रही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 4G शुरू किया है। अभी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में हम स्टूडेंट्स को बहुत आसानी होगी अब असाइनमेंट्स कंप्लीट करने में। ये बहुत ही अच्छा एक कदम है, ये पूरे JNK में करना चाहिए इनको, क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, इंटरनेट है और इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी नहीं है आज। सुशांत की मौत की पहली को उनके ही दोस्त ने और भी उलझा दिया है। सुशांत के दोस्त गणेश हीरवरकर का कहना है कि सुशांत की हत्या की गई थी और कोई है जो इस बात को जानता था। इसके अलावा सुशांत की मौत वाले दिन का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रही एक लड़की और काले रंग के एक बैग ने सुशांत की कहानी को और भी ज्यादा उलझा दिया है। क्या सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ? 13 तारीख को कुछ लोग गए सुशांत के घर पे, तो बस या तो 13 तारीख को रात को मर्डर हुआ है या तो फिर 14 को दिन में हुआ है। क्या दिशा और सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन है? दिशा के केस में दिशा ने इन्फॉर्म किया था सुशांत को कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब उसके बाद सुशांत को जब पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया है, तो सुशांत वांट टू रिवील द केस इन द फ्रंट ऑफ द मीडिया। क्या सुशांत की आत्महत्या थ्योरी झूठी है? आत्महत्या वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही फेक है। इसके पीछे जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो इलॉजिकल है बहुत। क्या कोई जानता था कि सुशांत की हत्या होने वाली है? ये चीज संदीप सिंह को उसने बताई और संदीप सिंह ने उन लोगों को बताई और फिर 13 तारीख को कुछ लोग गए सुशांत के घर पे। 2 महीने बीत जाने के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक पहेली बनी हुई है। इस पहेली को सुशांत सिंह राजपूत के एक दोस्त गणेश हीवरकर ने और भी उलझा दिया। गणेश ने न्यूज 18 से बात करते हुए डायरेक्टर संदीप सिंह पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पता था कि सुशांत की हत्या होने वाली है। मेरे जो सोर्स है, जो संदीप सिंह के टीम में काम करते हैं, उसने मुझे बताया कि दिशा के केस में दिशा ने इन्फॉर्म किया था सुशांत को कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब उसके बाद सुशांत को जब पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया है, तो सुशांत वांट टू रिवील द केस इन द फ्रंट ऑफ द मीडिया। लेकिन फिर ये चीज़ संदीप सिंह को उसने बताई और संदीप सिंह ने उन लोगों को बताई और फिर 13 तारीख को कुछ लोग गए सुशांत के घर पे, तो बस या तो 13 तारीख को रात को मर्डर हुआ है या तो फिर 14 को दिन में हुआ है, जिस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी डेथ ऑफ टाइम नहीं। गणेश का यह भी कहना है कि मुंबई पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी झूठी है। गणेश का दावा है कि सुशांत को जानने वाले लोग इस बात से भी वाकिफ हैं कि सुशांत कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्हें मुंबई पुलिस की थ्योरी में झूठ का अक्स दिखाई दे रहा है। हत्या कैसे कह सकते हैं आप? वो हत्या ही है। पुलिस ये दावा कर रही है आत्महत्या किया है। आत्महत्या वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही फेक है। इसके पीछे जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो इलॉजिकल है बहुत। सिगरेट का फिल्म वाला होगा वो शायद, तो वो तो बहुत ही, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता आत्महत्या। तो हमें भी पता है और कितने सारे टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी प्रूफ कर चुके हैं कि आत्महत्या नहीं हो सकती। गणेश का कहना है कि जब से उन्होंने सुशांत की हत्या वाली बात कही है, उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई और जब उन्होंने इसके बारे में पुलिस को इत्तला दी तो उसने भी उनकी मदद नहीं की। पुलिस प्रोटेक्शन मैंने मांगा है कल भी, जिस टाइम मैंने टेस्टिमोनी दिया था चैनल पे, उसके बाद उसी रात को 1:30 से 2 के बीच में 5 से 6 लोग नकाबपोश मेरे घर के सामने आए। मेरा घर का दरवाजा लोहे का है, इस वजह से मैं बच गया। मैंने 100 नंबर पे 5 मिनट के अंदर 100 नंबर पे कॉल किया। पहला फोन उन्होंने काटा। सेकंड टाइम मैंने उनको डिटेल बताया कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैंने इंटरव्यू दिया है, टेस्टिमोनी दिया है, तो ऐसे ये लोग आए हैं इसी वजह से, क्योंकि मेरी और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। तो उन्होंने सेकंड टाइम बोला कि आप जाके FIR करो।
अब मैं एफआईआर करूँ, दरवाज़ा खोल के इनसे मारा जाओ और फिर कैसे एफआईआर करूँ? तो थर्ड टाइम आधे घंटे बाद वापस कॉल किया तो बोले हाँ भेजेंगे। गणेश के मुताबिक उन्हें सुशांत के कत्ल से जुड़ी ये जानकारी सुशांत की मौत के करीब 1.5 महीने बाद मिली और उनका कहना है कि उनके पास सुशांत के मर्डर में शामिल लोगों की जो भी जानकारी है वो उसे सीबीआई के साथ जरूर साझा करेंगे। मुझे तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत बाद में होता, लेकिन सुशांत की डेथ के एटलीस्ट 1.5 मंथ बाद मुझे सोर्स से पता चली है ना, 1.5 मंथ बाद पता चली। उस टाइम पता होती तो 100% बचा लेते, ऑफ कोर्स। कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या कहना चाहिए? जो इन्वॉल्व है, जिनके नाम मेरे सोर्स ने बताया है, वो सीबीआई के सामने रख देंगे। जब इतना आगे आए तो आगे तक जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत वाले दिन का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मुंह पर मास्क लगाए एक लड़की गेट पर खड़ी मीडिया को दरकिनार करते हुए तेजी से दौड़ते हुए आती दिखाई देती है। दरअसल इस लड़की का बिल्डिंग के अंदर जाना एक पहेली बना हुआ है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि ये लड़की दौड़ते हुए गेट पर पहुंचती है, जहां पर सुशांत के स्टाफ में काम करने वाला दीपेश सावंत वॉचमैन को गेट खोलने के लिए कह देता है और ये लड़की दौड़ते हुए अंदर चली जाती है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें दीपेश सावंत और लड़की आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस के सूत्रों की माने तो वीडियो में दिख रही संदिग्ध लड़की सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की कॉमन फ्रेंड जमीला है। 14 जून को सुशांत की मौत की खबर सुनकर वहां प्रियंका खेमानी, जमीला और महेश शेट्टी पहुंचे थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया और वापस भेज दिया था। इसके बाद जमीला घर के स्टाफ मेंबर्स से मिलकर निकल गई थी। फिलहाल सुशांत की मौत आत्महत्या और हत्या की थ्योरी के बीच झूल रही है और केस की जांच मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई करेगी, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। यानी सुशांत के इंसाफ को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शनकारी इजराइल और यूएई के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बावजूद पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के विरोध में उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए, जिन्हें हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने घेरा भी बना लिया ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। इससे पहले सैकड़ों लोग हाथों में कई पोस्टर लेकर एक साथ दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने पीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग भी की। कुछ लोग प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के मुखौटे के साथ भी नजर आए। अमेरिकी देश मेक्सिको से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां समंदर तट पर बने एक रेस्टोरेंट में एक जेट स्की ने दहशत मचा दी। जिस वक्त यह हादसा हुआ, रेस्टोरेंट में कई लोग मौजूद थे और वहां सब कुछ सामान्य चल रहा था। रेस्टोरेंट के कर्मचारी लोगों को खाना परोसते दिखे, जबकि एक किनारे पर कुछ और कर्मचारी खड़े नजर आए। इस दौरान किसी का भी ध्यान समंदर की तरफ नहीं था। तभी तेज रफ्तार में एक जेट स्की समंदर से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ती दिखी। जब तक किसी का ध्यान उस ओर जाता, उससे पहले ही वो रेत से टकराते हुए सीधे रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए और वहां मौजूद कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसा होते ही रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। वहां मौजूद कर्मचारी जेट स्की के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। हादसे में रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी की मौत हो गई। विशाखापट्टनम में पुलिस ने एक लड़के को इंसान का सिर खाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने एक लड़के को इंसान का सिर खाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इलाके में रहने वाले लोगों ने एक मकान से धुआं निकलते देख पुलिस को शिकायत की थी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बरसाती नाले के बीच फंसे 2 लोगों को पुलिस और बचाव दल की टीम ने काफी देर तक कोशिश करने के बाद सुरक्षित बचा लिया। बिहार के बेगूसराय में कुछ बदमाशों ने एक ज्वेलरी की दुकान में जमकर लूटपाट की। लूटपाट के बाद भागते वक्त इन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों के आधार पर जांच तेज कर दी। भारत और नेपाल में सीमा विवाद के बीच आज दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक होगी। इस बैठक में नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी, जबकि भारत की तरफ से नेपाल में राजदूत विनय मोहन पात्रा होंगे। नेपाल की तरफ से सीमा विवाद पर उठाए जाने के बाद आज पहली बार भारत और नेपाल के बीच अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दोनों देश नेपाल में भारत के सहयोग से बन रहे विकास के अलग अलग प्रोजेक्ट की समीक्षा करेंगे।
आज सुबह करीब 10 बजे शुरू होने वाली बैठक में भारत की अगुवाई नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन पात्रा करेंगे, जबकि नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास बैराग इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भारत और नेपाल के बीच ये बैठक 9 महीने बाद हो रही है। 2 दिन पहले ही नेपाल के पीएम ओली ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत भी की थी। नेपाल में चीन की साजिश के सबूत अब सामने आने लगे हैं और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सबूत एक पत्रकार की मौत की शक्ल में सामने आए हैं। नेपाल की मीडिया के मुताबिक नेपाल में चीन की साजिश का पर्दाफाश करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार की संदिग्ध हालात में मौत हुई है और वहां की मीडिया उनकी मौत पर चीन पर सवाल उठा रही है। आलम यह है कि अब नेपाल की जनता भी इस पत्रकार की मौत का पूरा सच जानने की मांग कर रही है। नेपाल में चीन की साजिश के सबूत। एक नेपाली पत्रकार की संदिग्ध मौत। नेपाल के गांव पर चीन के कब्जे की दी थी खबर। नेपाल में चीन की डर्टी पिक्चर। नेपाल में चीन की साजिश के अक्स के सबूत अब पूरी दुनिया के सामने आने लगे हैं। ये मौत नेपाल में चीन की उसी साजिश का सबूत है। ये नेपाल के एक वरिष्ठ और ईमानदार पत्रकार बलराम बनिया के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। नेपाली पत्रकार बलराम बनिया वो पत्रकार थे जिन्होंने नेपाल के गोरखा जिले के रुई गांव पर चीन के अवैध कब्जे की साजिश को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया था। उनकी इस खबर के बाद नेपाल में हड़कंप मच गया था, लेकिन 13 अगस्त को नेपाल के मांडू जिले में बागमती नदी के किनारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास उनका शव मिला था। 11 अगस्त को उनके परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खबर के मुताबिक 13 अगस्त को आखिरी बार बलराम बनिया को बालखू नदी के किनारे टहलते देखा गया था। उनके मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन भी इसी जगह की थी। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया। 14 अगस्त को नदी किनारे उनका शव मिला था। नेपाली पुलिस के मुताबिक बलराम बनिया के चेहरे पर चोट के निशान मिले थे। चाइनीज द्वारा एक नेपाली पत्रकार का मारा जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है, क्योंकि कम्युनिस्ट चाइनीज जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। ये हमने हांगकांग के अंदर भी देखा है कि किस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर सिक्योरिटी के नाम पर सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया है। नेपाल की मीडिया के मुताबिक बलराम बनिया एक नेपाली अखबार कांतिपुर डेली में काम करते थे। बलराम पहले राजनीति और नेपाल की संसद कवर करते थे। बाद में वो ब्यूरोक्रेसी पर रिपोर्टिंग करने लगे। बलराम ने ही नेपाल के रुई गांव पर चीन के अवैध कब्जे की खबर ब्रेक की थी। दरअसल रुई गांव पर पिछले 60 साल से चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। नेपाल की सरकार ने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन नेपाल के नक्शे में ये गांव नेपाल की सीमा में दिखाया जाता है। नेपाल मीडिया के मुताबिक बलराम बनिया की खबर पर नेपाल में चीन की राजदूत हाओ यांग काफी भड़क गई थी और उन्होंने नेपाल सरकार पर दबाव डालकर अखबार से माफी मंगवाई थी। इसके अलावा रुई गांव पर चीन के कब्जे को बेनकाब करने के लिए बलराम बनिया को 1 महीने के लिए सस्पेंड भी करवाया था। बलराम बनिया कुछ दिन पहले ही अपना निलंबन पूरा करके काम पर लौटे थे कि 13 अगस्त को उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नेपाल मीडिया बलराम बनिया की मौत के लिए चीन पर ही आरोप लगा रहा है। नेपाली मीडिया के मुताबिक जब से चीनी राजदूत हाओ यांग नेपाल में आई हैं, उसी दिन से नेपाल सरकार के अहम फैसलों में उनकी दखलंदाजी बढ़ गई है। लिहाजा पत्रकार बलराम बनिया की मौत को चीन से जोड़ा जा रहा है। वैसे भी ये राज अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि नेपाल और भारत के रिश्तों के बीच दरार लाने वाली भी हाओ यांग ही है। चीनी राजदूत हाओ यांग ने
नेपाल के नए राजनीति नक्शे को बदलने की साजिश की बुनियाद रखकर भारत और नेपाल के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश की। कमाल देखिए, चीन की महिला राजनयिक की रची ये साजिश कुछ हद तक कामयाब भी हो गई। हाओ यांकी 2018 से नेपाल में चीन की राजदूत के तौर पर काम कर रही हैं। हाओ यांकी ने नेपाल की दोनों कम्युनिस्ट पार्टी को एकजुट करवाने में अहम किरदार निभाया था। हाओ यांकी 1996 से चीन के विदेश विभाग में काम कर रही हैं। वो दक्षिण एशिया मामलों में डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा हाओ यांकी लॉस एंजलिस में चीन की कॉन्सुलेट जनरल भी रह चुकी हैं। नेपाल आने से पहले हाओ यांकी पाकिस्तान में भी चीन की राजदूत रह चुकी है। नेपाल के अंदर भी एक कम्युनिस्ट सरकार है और कम्युनिस्ट लोग ये कतई नहीं चाहते कि जनमानस को वो चीजें पता लगे जो वो नहीं चाहते कि वो पता लगे। यही चीज नेपाल में हुई और जहां जहां भी कम्युनिस्ट सरकारें रही हैं वहां आप इस प्रकार का प्रकरण देखेंगे। पत्रकार बलराम की संदिग्ध मौत पर नेपाल प्रेस यूनियन ने नेपाल सरकार से उनकी मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल नेपाली पुलिस बलराम बनिया की मौत की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये एक्सीडेंट है, सुसाइड है या फिर मर्डर। अमेरिका के सिंसिनाटी में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। सिंसिनाटी पुलिस के मुताबिक शहर में 3 अलग अलग जगह गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। तीनों ही घटनाएं महज 1 से 1.5 घंटे के बीच हुई हैं। पहले हमले में 10 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें 2 की मौत हो गई, जबकि दूसरी गोलीबारी की घटना में 1 शख्स की मौत हो गई, जबकि गोलीबारी की तीसरी घटना में 3 लोगों पर हमला हुआ। इस हमले में मारे गए चौथे व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, पुलिस को अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि हमला किसने किया और क्या तीनों हमले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। What we have is one extremely violent night in the city of Cincinnati, looking at possibly 17 victims, up to 4 that could be fatal at this time. कोरोना संकट के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यटन स्थलों के खुलते ही सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना की वजह से करीब 4 महीने पहले इन पर्यटन स्थलों को बंद किया गया था, लेकिन जैसे ही इन्हें दोबारा खोला गया, सैकड़ों की तादाद में लोगों की भीड़ जुट गई। वहां से आई तस्वीरों में सैलानियों से घिरी रहने वाली क्राइस्ट की 125 फीट ऊंची मूर्ति को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखा। इससे पहले ब्राजील के मंत्री वहां पहुंचे और फिर फीता काटकर क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति को पर्यटकों के लिए खोल दिया। थोड़ी ही देर में वहां काफी लोग इकट्ठा हो गए और उनमें कई लोग मूर्ति के सामने तस्वीरें खिंचवाते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग मस्ती करते नजर आए। कुछ ऐसी ही भीड़ वहां के दूसरे पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिली। सामने आई तस्वीरों में वहां की एक ऊंची और खूबसूरत पहाड़ी तक पहुंचने के लिए लोगों में काफी उत्साह नजर आया। केबल कार की मदद से कई लोग उस पहाड़ी तक पहुंचे और वहां की तस्वीरों को अपने कैमरों में रिकॉर्ड करते दिखे। राजस्थान में बहुमत साबित करने के साथ ही कांग्रेस ने सचिन पायलट की पहली मांग पूरी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। सचिन पायलट शुरुआत से ही प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को हटाने की मांग करते रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के समय भी उन्होंने ये मांग उठाई थी। साथ ही पार्टी ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन शामिल हैं। पायलट की वापसी के बाद पार्टी ने उनकी शिकायतों पर विचार के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाने का ऐलान किया था। इजरायल की एक सोशल मीडिया स्टार ने वहां की महिलाओं को जागरूक करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली इस महिला ने वहां कांच की बड़ी इमारतों की खिड़कियों को साफ करने की नौकरी ज्वाइन की और बाकी महिलाओं को यह संदेश दिया कि जो काम आदमी कर सकते हैं उन्हें करने में महिलाओं को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। नोआ चुलेदो नाम की यह महिला वहां की एक ऊंची इमारत पर सेफ्टी बेल्ट पहने रस्सियों के सहारे लटकी नजर आई। हवा में लटकते हुए उसने डांस करके यह भी बता दिया कि उसे इस काम में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। इसी इमारत की एक मंजिल के बाहर से लटकते हुए उसने अंदर बैठी महिला को इशारा किया और उस महिला ने भी हाथ हिलाकर उसके हौसले की तारीफ की।
दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल का मलेशिया ने खुलकर विरोध किया। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल का मलेशिया ने खुलकर विरोध किया। मलेशिया के विदेश मंत्री ने चीन को फटकार लगाते हुए उसके दावे को खारिज कर दिया। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कोरोना को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान होने का दावा किया। उन्होंने अनलॉक के बाद भी कारोबारी गतिविधियों के पटरी पर लौटने की रफ्तार को काफी धीमा बताया। कोरोना की वजह से इसरो के गगनयान और चंद्रयान 3 मिशन में देरी हो सकती है। अंतरिक्ष से जुड़े मुद्दों पर नीति बनाने वाली अंतरिक्ष आयोग को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई। असम के गंजम इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया, जबकि गाड़ी को जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के भूपलपल्ली में बाढ़ में फंसे 10 किसानों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। ये सभी किसान बाढ़ के बीच में पानी के तेज बहाव में फंस गए थे, जिसके बाद राहत और बचाव दल के हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर उन किसानों को लेकर खुले मैदान में पहुंचा, जहां वो एक एक कर उतर गए। पानी के तेज बहाव में फंसने के बाद सुरक्षित लौटे किसान काफी खुश नजर आए। ये पूरी कार्रवाई स्थानीय विधायक और अधिकारियों के सामने हुई। लोगों ने उनका आभार भी जताया। देश के कई राज्य इस वक्त ऐसे हैं जहां लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया है। भारी बारिश की वजह से बांध लबालब हो चुके हैं। सैलाब की सबसे ज्यादा चुनौती अगर किसी राज्य के सामने पेश आ रही है तो वो है गुजरात और राजस्थान। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। देश के कई राज्यों में सैलाब का सितम। जगह जगह मुसीबत की बाढ़। कहीं मझधार में फंसी गाड़ियां, कहीं मुश्किल में पड़ी जान। शहरों से गांव तक सैलाब का हाहाकार। कुदरत के मिजाज की ये ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। लहरों का शोर मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं लगातार बारिश हो रही है, तो कहीं सैलाब ने अपना प्रचंड रूप धारण कर रखा है। ऐसी कुछ तस्वीरें गुजरात के सूरत जिले से सामने आई हैं। यह शहर वेनिस बन गया है। आबादी वाले इलाकों में 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ के पर्वत पाटिया इलाके में लोगों को सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जिस तरफ आपकी नजर जाएगी बस पानी ही पानी नजर आएगा। आलम यह हो चुका है कि गलियों में रेस्क्यू बोट चल रही है, ऐसे जैसे नदी में चलती है। इसी रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। सूरत के तकरीबन 4 इलाके ऐसे हैं जिसमें खाड़ियों का पानी घुस गया है। पिछले 4 दिनों से इन सभी सोसाइटियों में पर्वत पाटिया, लिम्बायत, मिट्टी खाड़ी, कमरू नगर, पर्वत काम और माधवबाग सहित के जो एरिया है वहाँ कमर से भी ज़्यादा पानी है। सैलाब से उफनाई नदी की दहशत द्वारका में भी देखने को मिली। यहाँ उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक बस पुल के बीचों बीच फंस गई। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इसी दौरान इसे पार करने की कोशिश करते समय इस बस का इंजन बीच में ही जवाब दे गया। जिस समय ये बस पुल के बीच बंद हुई उसमें सवारियां भी बैठी हुई थी। इसके बाद एक और गाड़ी का सहारा लिया गया और बस को एक रस्सी से बांधा गया और फिर उस रस्सी को दूसरी गाड़ी से बांधा गया। इसके बाद बस को यात्रियों के साथ खींच कर निकाला गया। गुजरात के जामनगर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई।
यहाँ एक कार सवार सड़क के ऊपर बह रहे पानी के बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और सड़क पार करने की कोशिश के दौरान उसकी कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार को तेज बहाव में बहता देखकर कार सवार ने लोगों से बचाने की गुहार लगाई, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वहां भीड़ जुटने के बावजूद कोई उफनती लहरों को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। काफी देर बाद कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सोमनाथ में भी लहरों का आतंक साफ देखा जा सकता है। यहाँ मछुंदरी नदी इस कदर उफान पर है कि नदी का पानी अब पुल पार कर चुका है। जरा सी लापरवाही यहाँ के लोगों की जान ले सकती है। बावजूद इसके लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस खतरनाक हो चुके रास्ते को पार कर रहे हैं। पोरबंदर में बारिश इस कदर प्रचंड हो रही है कि तमाम बांध लबालब हो चुके हैं। बांध से यही छोड़ा गया पानी पूरी रफ्तार के साथ जब आगे बढ़ा तो उसने एक पुल को ध्वस्त कर दिया। वहीं उत्तर गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ आया। शहर के मुख्य बाजार की यह तस्वीर महज 2 घंटे की बारिश के बाद की है। दावा किया जा रहा है कि महज कुछ घंटों के भीतर 2 इंच बारिश ने अच्छे खासे शहर को किसी दरिया में तब्दील कर दिया। राजस्थान के टोंक जिले से आई ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। यह शख्स लगातार हो रही बारिश के बाद उफनाई नदी को अपनी बाइक से पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी की तेज धार ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। बाइक समेत ये शख्स उफनती नदी में गिर गया। इस दौरान बाइक को नदी में समाता देख इस शख्स ने उसे थामने की कोशिश भी की, लेकिन पानी के बहाव के आगे उसकी एक न चली और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने बाइक पानी में समा गई। बारिश और बाढ़ के इस मौसम में सबसे बुरा हाल पहाड़ी इलाकों का हो रहा है। यहाँ एक और पहाड़ी नदियां अपना कहर बरपा रही हैं, वहीं पहाड़ों का दरकना भी लगातार जारी है। मांडी से आई ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। यहाँ पहाड़ ऐसे दरक उठा जैसे मिट्टी और पत्थरों का कोई झरना नीचे की ओर बढ़ रहा हो। इस पहाड़ के खिसकने की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा बंद हो गया। इतना ही नहीं, आसपास के लोग लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें देखकर डरे और सहमे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली में भी लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। यहां बद्रीनाथ हाईवे पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर जमीन पर गिरने लगा। इस दौरान वहां जान बचाने के लिए लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग खड़े हुए। उधर बिहार के पूर्णिया में भी बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। कनकई नदी का उफान मानो यहां सब कुछ लील जाने को आमादा है। लगातार कटाव कर रही इस नदी ने इस मकान की नींव को भी खोखला कर दिया और देखते ही देखते मकान को नदी निगल गई। इलाके के लोगों के मुताबिक अब तक 10 मकान इसी तरह नदी में समा चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। यहां बारिश को लगातार 8 दिन हो चुके हैं। इन सनसनाती लहरों को चुनौती देना इस गाड़ी वाले को भी भारी पड़ गया। बीच मझधार में यह गाड़ी फंस गई, जिसे निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हिमाचल की मंडी में एक बार फिर पहाड़ खिसकने की वजह से बाड़ी गुमाड़ू इलाके में रास्ता बंद हो गया। 13 अगस्त को भी पहाड़ खिसकने की वजह से यहां पर रास्ता बंद हुआ था, लेकिन एक दिन पहले ही इस रास्ते को खोला गया था। रविवार को एक बार फिर यहां मिट्टी के साथ पहाड़ का मलबा गिरकर सड़कों पर आ गया। इसकी वजह से कुछ घरों के साथ साथ पास में ही बन रहे एक पुल को भी नुकसान पहुंचा है। जहां पर पहाड़ से मलबा गिरा है वो जगह विधायक के घर से कुछ दूर पर ही है। रास्ता बंद होने से कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है। प्रशासन के मुताबिक अभी और चट्टानें खिसकने का खतरा है, इसलिए अभी मलबा हटाना मुश्किल है। तो मंडी में फिर से पहाड़ खिसक गए हैं। आप देखिए, ये रास्ता पहले भी बंद हुआ था, लेकिन एक दिन पहले ही रास्ता खोला गया था और अचानक से फिर से पहाड़ खिसका है, जिस वजह से रास्ता बंद हुआ है। लगातार पहाड़ वहां पर दरक रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। ऐसे में
3 दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब वहां पर रास्ते को बंद करना पड़ा है। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस में भीषण आग लगने से एक यात्री की झुलसकर मौत हो गई। ये बस बिहार से गुजरात जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये बस फिरोजाबाद के नसीरपुर के पास पहुंची, उसमें अचानक आग लग गई और कुछ ही देर में बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बस की खिड़कियों से भीषण लपटें निकलने लगी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक बस काफी हद तक जल चुकी थी। हादसे के वक्त बस में करीब 72 लोग सवार थे, जिनमें एक यात्री की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। 72 लोग सवार थे। एक आदमी जो है बस में जलने से उसकी मृत्यु हो गई। बताया गया कि बस एक्सप्रेसवे पर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद उसमें आग लग गई थी। हॉलीवुड की फिल्मों के मशहूर स्टंटमैन रिकी ऐश ने आग की लपटों के बीच अपनी गर्लफ्रेंड के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। यह भी उनका एक स्टंट ही था, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड को उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया। ये कारनामा उन्होंने एक स्टूडियो में ही किया। अपने सूट पर उन्होंने कुछ खास केमिकल डाले, फिर कुछ लोगों ने उनके सूट को आग लगा दी। आग की लपटों से न तो वो डरे और न ही छटपटाए। आग की लपटों में घिरे रिकी ने घुटनों के बल बैठकर अपनी दोस्त कैटरीना डॉब्सन को एक अंगूठी देते हुए शादी का प्रस्ताव रखा। थोड़ी देर बाद वो जमीन पर गिर गए और कुछ लोगों ने आग बुझाने वाली मशीनों से आग बुझा भी दी। गनीमत ये रही कि स्टंट में उनका केवल सूट ही खराब हुआ। सदी के सबसे भयंकर बाढ़ ने चीन में ऐसी तबाही मचाई है कि अब चीन के राष्ट्रपति को अन्न के एक एक दाने की फिक्र सताने लगी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बाढ़ ने जहां चीन की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, वहीं बाढ़ की वजह से चीन पर अनाज की भीषण कमी का खतरा भी मंडराने लगा है। चीन में सदी का सबसे भयंकर सैलाब। लहरों के वेग से डोल गया चीन। तबाही और बर्बादी की बेतहाशा बाढ़। चीन में खड़ा हुआ दाने दाने का संकट। जो चीन अपनी तकनीक का दम भरता था, जो चीन अपनी ताकत का डंका पीटता था, जो चीन अपने आप को महाशक्ति बनाने चला था, वही चीन कोरोना काल के बाद अब कुदरत की सबसे बड़ी मुसीबत को झेल रहा है। चीन में 100 सालों की इस सबसे भयानक बाढ़ ने मानो सब कुछ छीन लिया है। छह 6,300 किलोमीटर लंबी यांगसे नदी और उसकी सहायक 600 नदियों ने चीन के सारे सिस्टम की नींव हिला दी है। अपनी आसमान छूती इमारतों पर इतराने वाला चीन सैलाब के शिकंजे में ऐसा कस चुका है कि उससे निकलने का कोई रास्ता उसे दिखाई ही नहीं दे रहा है। कुदरत से बैर ठीक नहीं माना जाता, लेकिन चीन के बारे में यह बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी चीन पर यह आरोप लगे कि इसी चीन ने कोरोना महामारी के संकट में पूरी दुनिया को झोंक दिया। लेकिन अब खुद चीन एक बड़ी संकट से जूझ रहा है और इस सैलाब से उबरना उसके लिए मुश्किल भी हो रहा है। माना यह भी जा रहा है कि दरअसल चीन अगर वहां की नदियों की भौगोलिक स्थिति से छेड़छाड़ नहीं करता तो शायद चीन को इतनी बड़ी समस्या का सामना आज नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि चीन में ऐसा सैलाब पहली बार आया है। हर साल चीन में लाखों लोगों की आबादी इसी बाढ़ की वजह से बेघर और दाने दाने को मोहताज हो जाती है। लेकिन इस बार कुदरत का जो कहर चीन पर बरपा है, उसने चीन को एक ऐसे संकट में डाल दिया है जहां शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी सपने भी सैलाब में बह गए हैं।
दावा किया जा रहा है कि चीन पर इसी सैलाब की वजह से अनाज का भयानक संकट पैदा हो गया है। खाद्य संकट होने का मतलब है चीन में पहली बार भी दिखा गया। वो जो टांग डायनेस्टी का बात कर रहे हैं, उस टाइम जनता इतना क्रोध में थे कि वो राजा के खिलाफ वो आंदोलन छेड़ दिए थे। तो शी जिनपिंग का डर है अगर ये खाद्य संकट इतना गहरा हो जाए तो ताकि जनता उसके खिलाफ न हो जाए। चीन लगातार अपनी खामियों को छिपाता आया है। कोरोना महामारी की बात हो या सैलाब के कहर की, चीन की मीडिया उतना ही दिखाती है जितना शी जिनपिंग दिखाना चाहते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में चीन के सामने जो सैलाब चुनौती बनकर आया है, उसे चीन दुनिया से नहीं छिपा सकता। ये एक बड़ा कारण है कि चीन के राष्ट्रपति ने एक ऐसे कैंपेन की शुरुआत की है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। फैंग राजवंश की कविता का हवाला देते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने क्लीन प्लेट कैंपेन की शुरुआत की है। ये जान लें कि आपकी थाली में प्रत्येक अनाज किसानों की मेहनत से आता है। माना जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति ने देश पर मंडरा रहे खाद्यान्न संकट और अनाज की बर्बादी को लेकर अपनी प्लेट को साफ करने और दाने दाने की कद्र करने की बात कही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान के तहत लोगों से भोजन की बर्बादी रोकने की अपील की गई है। लोगों से इस बात की भी अपील की गई है कि अनाज का एक भी दाना खराब न हो। उनका ये जो कहना, इस कहने से और भी साबित हो गया कि चीन में अभी खाद्य का संकट होने आ रहा है और ये संकट का बादल बहुत ही गहरा है। दरअसल चीन के मध्य और दक्षिणी इलाके में आई इस बाढ़ की वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी पर बनाई है। वहीं सैलाब ने चीन के अन्न भंडार को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। यांगसी बेसिन के आसपास बसे लाखों किसान तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। चीन के आपदा विभाग के मुताबिक इस सैलाब की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान चीन के अन्न भंडार को हुआ है और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस सैलाब की वजह से कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है चीन को इस वक्त। और कोरोना मुद्दे पर भी उसकी स्थिति लगातार संदेह के घेरे में रही और यही एक वजह है कि दुनिया भर से अब उसको वो सहयोग नहीं मिल रहा है जिसकी वो पहले उम्मीद कर सकता था और इसीलिए भी चीन की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन कोरोना फैलाने के आरोप में पहले ही दुनिया के निशाने पर है। अमेरिका और भारत जैसे देशों के साथ चीन का ट्रेड वॉर भी छिड़ा हुआ है और अब सैलाब की वजह से बने हालात शी जिनपिंग की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन सबसे ज्यादा अनाज जिन देशों से खरीदता है उसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देश शामिल हैं। लेकिन माना जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से चीन का इन देशों से लगातार तनाव बना हुआ है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका जैसा देश चीन को जाने वाले अनाज का निर्यात घटा सकता है। इतना ही नहीं, चीन पर भारी आयात शुल्क भी लगाया जा सकता है। बाढ़ के आगे चीन की ये बेबसी अब ऐसी हो चुकी है कि सरकार खुद भी ये मानने लगी है कि चीन को इस साल सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ है वो पिछले 5 सालों के औसत नुकसान से कई गुना ज्यादा है। सामने ऐसी मुश्किल कई दशकों बाद आई है। नुकसान का आकलन तो सही करना मुश्किल है, लेकिन पिछले 5 सालों में बाढ़ की वजह से चीन को जो नुकसान हुआ, ये नुकसान उससे 15.9% ज्यादा है। सैलाब की वजह से चीन को हुआ यह नुकसान इतना ज्यादा है कि चीन का खजाना लगातार खाली होता जा रहा है। खुद चीन के आपदा मंत्री इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि इस वक्त चीन कितनी भारी मुसीबत से घिरा हुआ है। 转移避险放在最突出的位置，要求转移避险更加坚决果断，各地紧急转移安置群众400.6万人，为近年来最多。 चीन के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि चीन को अब तक सैलाब की वजह से 1,93,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।
यही वजह है कि अब चीन के राष्ट्रपति को बाढ़ के बाद का भविष्य साफ नजर आने लगा है, यानी आने वाले दिन चीन पर और भारी साबित हो सकते हैं। 50,000 के लोग प्रभावित है। खासतौर पे चीन पे जो बारिश हुआ है ये भी एक रिकॉर्ड है, और इसके साथ साथ सारे चीन का बहुत सारे मूल भूखंड वो प्रभावित हुए हैं। दरअसल चीन के राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षाओं को दुनिया जानती है। साल 2012 में सत्ता संभालने के बाद से शी जिनपिंग चीन में लगातार अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे। सेना में शराब के साथ महंगे भोजन पर भी शी प्रतिबंध लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, सरकारी दावतों के दौरान भोजन की बर्बादी पर भी शी जिनपिंग निर्देश जारी करते रहे हैं। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। कोरोना काल के शिकंजे में फंसा चीन अब सैलाब की जद में है, और कुदरत की इस चुनौती से पार पाना शी जिनपिंग के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। यूपी के संभल में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। दोनों पक्षों के बीच किसी बात पर काफी देर तक बहस होती रही। इसी बीच एक आदमी दूसरे पक्ष के आदमी को खींचते हुए लाया और उसे खेत में पटक दिया, जिसके बाद वो उस पर हाथ चलाता भी दिखाई दिया। वहीं एक महिला भी उसका साथ देती हुई नजर आई। इसके बाद तो मामला और बिगड़ गया। दोनों ही पक्षों के कई लोग आपस में उलझ गए। हालांकि वहां कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिए जो मारपीट कर रहे लोगों को शांत रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद काफी देर तक ये हंगामा होता रहा। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद ये तेजी से वायरल भी हो गया। अल्मोड़ा के बूढ़ाकोट गांव में बरसाती नाले में अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से दो लोग फंस गए। लोग नदी के उस पार मवेशी चरवाने गए थे, लेकिन इसी बीच इस बरसाती नाले का पानी बढ़ गया। इसके बाद पुलिस और बचाव दल को बुलाया गया। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने पहले एक रस्सी नाले के उस पार फेंकी, जिसके बाद दोनों लोगों को लाइफ जैकेट पहनाई गई। पहले एक व्यक्ति को रस्सी की मदद से निकाला गया, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को निकाला गया। बरसाती नाले में बहाव इतना तेज था कि दूसरा व्यक्ति पानी के साथ काफी दूर तक बह गया, लेकिन रस्सी से बंधे होने की वजह से उसे सकुशल निकाला गया। दोनों लोग पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स नदी के तेज बहाव में फंस गया। बताया जा रहा है कि यह शख्स कई घंटों से इस जगह पर फंसा हुआ था। पानी के तेज बहाव के बीच इस शख्स ने एक छोटे से पेड़ को पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो कई घंटों से मौत को मात दे रहा था। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यह शख्स यहाँ पर किस तरह से फंस गया था। मौके पर बचाव के लिए बिलासपुर के रतनपुर से पुलिस दल के साथ साथ बचाव दल भी पहुंची, लेकिन अंधेरा होने की वजह से बचाव दल को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दिखा दो वीडियो, आदमी दिखा दो ना। तो छोटे पेड़ के सहारे आप देखिए इस शख्स ने मौत को मात दे दी। बहाव काफी ज्यादा था, ये शख्स वहां पर कैसे पहुंचा ये पता नहीं चल पाया है। आप देखिए जहां पर हम आपको एरो दिखा रहे हैं उसी बीच एक पत्थर के ऊपर शख्स वहां पर फंसा हुआ था, और उसके बाद राहत बचाव दल की टीम वहां पर पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, लेकिन अंधेरा हो गया था, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह घटना है। हालांकि इस शख्स ने मौत को मात दे दी। लगातार हो रही बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में करमंडला नदी उफान पर है। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से जबलपुर अमरकंटक हाईवे पर जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही उफनती नदी के बीच से अपनी गाड़ियों को ले जा रहे हैं। हालांकि ये बेहद खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में पहाड़ खिसकने से कुछ हाईवे बंद हो गए और कई लोग रास्तों में ही फंस गए। इन हादसों के डरा देने वाले कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। उनमें दहशत से भर देने वाला एक वीडियो उत्तराखंड के चमोली से आया, जहां पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हाईवे पर पहले से पड़े मलबे को हटाने का काम चल रहा था। कुछ गाड़ियां मलबे के हटने के इंतजार में दोनों तरफ खड़ी थी। ठीक उसी वक्त पहाड़ का एक दूसरा हिस्सा भरभरा कर गिरने लगा। लोग दहशत में आ गए, गाड़ियों को पीछे करना शुरू किया।
एक गाड़ी जो बिल्कुल हादसे वाली जगह पर खड़ी थी, उससे लोगों को बाहर निकालने के लिए एक पुलिस वाला दौड़ पड़ा, जिसके बाद गाड़ी में बैठे लोग बाहर निकल आए। राहत की बात ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मलबे की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। इसके बाद प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया। इसके बाद वहां खुदाई करने वाली मशीनें बुलाई गई। पहाड़ खिसकने का ऐसा ही एक हादसा हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी हुआ, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया, जिससे सड़क बंद हो गई। इतना ही नहीं, पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की वजह से सड़क के किनारे बसे लोग दहशत में आ गए। इस हादसे में कई पेड़ भी जड़ से उखड़